हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लॉ सीकर्स। अभी हम बात कर रहे हैं मॉर्गेजी के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सेक्शन 69A तक। आज से हम शुरू करेंगे सेक्शन 70 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 70 में सबसे पहले ये बताया गया है कि मॉर्गेज के होने के बाद में अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अंदर कोई एक्सेशन होता है, कोई वृद्धि होती है, तो उस एक्सेशन के लिए मॉर्गेजी एंटाइटल है। कैसे एंटाइटल है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर जो एक्सेशन हुआ है उसको भी उस प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी, उस मॉर्गेज की जो उसने सिक्योरिटी ली थी प्रॉपर्टी, उसमें ऐड ऑन करने के लिए वो एंटाइटल होता है। लेकिन वो ऐसे तभी एंटाइटल होगा जब इसके कॉन्ट्ररी कोई कॉन्ट्रैक्ट मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में नहीं हो रखा हो। अगर उन्होंने बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर प्रॉपर्टी में मॉर्गेज होने के बाद में कोई एक्सेशन या वृद्धि होती है, उसके लिए मॉर्गेजी एंटाइटल नहीं होगा। ऐसे केस के अंदर मॉर्गेजी एंटाइटल नहीं होगा। वो तभी एंटाइटल होगा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं कर रखा हो। एग्जांपल लेते हैं, मॉर्गेज करने के बाद में मैंने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। वो स्ट्रक्चर भी, अब उसकी भी कुछ वैल्यू होगी स्ट्रक्चर की भी, तो मॉर्गेजी उस स्ट्रक्चर को एज ए सिक्योरिटी यूज़ करने के लिए भी एंटाइटल होगा। लेकिन तभी होगा जब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं हो रखा होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 71 की। सेक्शन 71 के अंदर ये बताया गया है कि अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है और उसको अगर मैंने मॉर्गेज पे दिया हुआ है और ऐसी प्रॉपर्टी एक लीज है जिसकी अभी रिन्यूअल रुकी हुई है, तो मॉर्गेजी जो है ना, वो एंटाइटल है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी को उसकी लीज को रिन्यू करने के लिए, और उसकी लीज का जो फ़ायदा होगा वो भी मॉर्गेजी उठा सकता है, उसको भी अपने साथ वो रख सकता है, सिक्योरिटी में ऐड कर सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब ऐसा हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं किया हुआ होगा, तब वो एंटाइटल होगा। ये सेक्शन 64 का एक काउंटर पार्ट है। वहाँ पे मॉर्गेजर एंटाइटल होता है, यहाँ पर मॉर्गेजी एंटाइटल है। आगे बात करते हैं सेक्शन 72 की। सेक्शन 72 में बताया गया है कि मॉर्गेजी के पास कुछ राइट्स होते हैं अगर उसके पास मॉर्गेज प्रॉपर्टी की पोजीशन है। इसका क्लॉज ए है, वो तो ऑमिट कर दिया गया है। क्लॉज बी से शुरू करते हैं। क्लॉज बी में सबसे पहले बताया गया है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए, डिस्ट्रक्शन, फोरक्लोजर या सेल से प्रिजर्व करने के लिए मॉर्गेजी कुछ खर्चा कर सकता है। वो ऐसा क्यों करता है ये देख लेते हैं। मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है वो उसके पास सिक्योरिटी होती है, उसने मॉर्गेज दिया हुआ होता है उसकी। अगर उस प्रॉपर्टी का कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो पैसे अपने रिकवर करने में असक्षम भी हो सकता है, उसको पैसे हो सकता है नहीं मिले, इस बात को देखते हुए कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी तो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब कुछ इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो ऐसा अपना बेनिफिट बचाने के लिए, अपना इंटरेस्ट बचाने के लिए भी वो फोरक्लोजर, सेल और डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए खर्चा कर सकता है। आगे वो खर्चा कर सकता है मॉर्गेजर के टाइटल को डिफाइन करने के लिए। अगर मॉर्गेजर के टाइटल के ऊपर कोई क्लेम करता है कि टाइटल इसका सही नहीं है, तो उसके टाइटल को डिफाइन करने के लिए भी वो खर्चा कर सकता है। कोर्ट में जो केस होगा उसको वो लड़ सकता है, उसमें पैसा वो खर्च कर सकता है। आगे वो मॉर्गेजर के अगेंस्ट अपना टाइटल बचाने के लिए भी सूट, मतलब अपना टाइटल बचाने के लिए भी वो पैसा खर्च कर सकता है। कैसे? अगर मॉर्गेजर ये क्लेम करे कि हमारे बीच में तो कोई मॉर्गेज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं सूट लेके कोर्ट में जाऊंगा कि हमारे बीच में मॉर्गेज है, इसको आप सिद्ध करिए, इसको आप, मेरा टाइटल है, आप एकदम परफेक्ट करिए। तो इस चीज़ में मेरा खर्चा होगा, तो उसके ऊपर भी मैं खर्चा कर सकता हूँ। आगे अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी कोई रिन्यूएबल लीज है तो उसको रिन्यू करने में भी मॉर्गेजी खर्चा कर सकता है। आगे बताया गया है कि ये जितने भी मैंने खर्च किए हैं पैसे, इसको मैं प्रिंसिपल मनी के अंदर ऐड कर सकता हूँ। मॉर्गेजी जो है उसके पास राइट है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी का जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसके अंदर में ये जो खर्चा हुआ है मेरा एक्स्ट्रा, इसको भी मैं ऐड कर लूँ। आगे इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी जोड़ सकता हूँ। इंटरेस्ट उस रेट से होगा जो हमने मॉर्गेज डीड के अंदर तय कर रखा है। अगर हमने मॉर्गेज डीड में ऐसा कोई इंटरेस्ट की रेट तय नहीं कर रखी, तो 9% पर एनम के हिसाब से मैं उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकता हूँ। आगे बताया गया है कि क्लॉज बी और सी में बताई गई जो बातें हैं, जो हमने बताया था कि टाइटल से बचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए खर्च कर सकता हूँ मैं, तो ये कब मैं ऐड कर सकता हूँ? मैं इसी सूरत में ऐड कर सकता हूँ जब मैंने मॉर्गेजर को इस चीज़ का नोटिस दे दिया था, इस चीज़ के बारे में मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया था कि ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आप इसको इससे बचाइए, या फिर आपका टाइटल खतरे में, आपके टाइटल को डिफाइन करिए। अगर ऐसा नोटिस, ऐसी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में भी मॉर्गेजर जो है वो प्रॉपर या फिर टाइमली एक्शन नहीं लेता या फेल कर जाता है उसमें, तो उस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने में अगर मेरा कुछ खर्चा हुआ है तो मैं उसको ऐड कर सकता हूँ।
लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारे बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी नहीं हो रखा हो। और आगे बात आती है कि अगर प्रॉपर्टी इंश्योरेबल थी, उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया जा सकता था, तो मॉर्गेजी जो है, मैं जो हूँ उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकता हूँ लॉस या डैमेज से, फायर के लॉस या डैमेज से, और उसका जो प्रीमियम मैं भरूंगा उसको भी मैं प्रिंसिपल मनी के अंदर ऐड कर सकता हूँ। साथ ही साथ उस अमाउंट के ऊपर मैं इंटरेस्ट भी लगा सकता हूँ अगर हमारे बीच में कुछ तय हो रखा है उस इंटरेस्ट पे। अगर हमारे बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रखा तो वैसे ही 9% पर एनएम के हिसाब से मैं इंटरेस्ट जोड़ सकता हूँ उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। आगे बात लिखी गई है कि इंश्योरेंस अमाउंट जो है ना, उस अमाउंट को एक्सीड नहीं करेगा जितना अमाउंट हमने मॉर्गेज डीड के अंदर तय कर रखा है। अगर हमने मॉर्गेज डीड के अंदर तय कर रखा है कि आप इतने अमाउंट तक का इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो मैं उससे ज़्यादा अमाउंट का इंश्योरेंस नहीं करा पाऊंगा। और अगर हमारे बीच में अगर कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई, कोई हमने अमाउंट फिक्स नहीं किया, तो मैं मैक्सिमम उस प्रॉपर्टी के 2/3 हिस्से का ही इंश्योरेंस करा सकता हूँ। 2/3 हिस्सा काय का कि अगर प्रॉपर्टी फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाए, फुल्ली उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, तो उसको रिस्टोरेशन में जितना खर्चा आएगा उस रिस्टोरेशन का मैं 2/3 हिस्सा ही इंश्योरेंस में करा सकता हूँ। अब अगर इसमें बताया गया है कि अगर मॉर्गेजी को मैंने मॉर्गेज डीड के अंदर ऑथराइज किया था आप इंश्योरेंस कराने के लिए कि आप इंश्योरेंस करा सकता है इतना अमाउंट का, लेकिन अगर मैंने खुद ने ही उतने अमाउंट का इंश्योरेंस करा दिया, उतने ही अमाउंट को मैंने बीमा करा दिया, तो मॉर्गेजी जो है वो इंश्योरेंस अब नहीं कराएगा। मॉर्गेजी को ऊपर दिए गए सेक्शन का कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, कुछ अथॉरिटी नहीं मिलेगी फिर उसको। अगर मैंने ही करा दिया तो उसको कराने की ज़रूरत अब नहीं है। सेक्शन 73 के अंदर ये बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है उसके ऊपर रेवेन्यू लगता है, उसका रेंट भरना होता है, अगर मॉर्गेजर ऐसा रेवेन्यू और रेंट भरने में असक्षम रहता है और इसमें मॉर्गेजी की कोई गलती नहीं है, और इस वजह से अगर वो प्रॉपर्टी बिक जाती है, उसमें से उस रेवेन्यू और रेंट के पूरा पैसा भरने के बाद में अगर कुछ सरप्लस बचता है, तो मॉर्गेजी के पास ये राइट होगा कि वो अपने मॉर्गेज मनी का जो पैसा है वो फुली या पार्टली उस सरप्लस में से अपने पास ले सकता है, उसका वो वापस उसको भर सकता है, उसको चुकवा सकता है कि आपके पास सरप्लस जो बचा है उसमें से जो मेरा मॉर्गेज मनी है आप मुझे पे कर दीजिए। आगे बताया गया है कि वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी अगर लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत या ऐसे किसी दूसरे एक्ट के तहत जिसके अंदर कंपलसरी एक्वायरमेंट होता है प्रॉपर्टी का, किसी प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो उस प्रॉपर्टी के कंपलसरी एक्विजिशन के बाद कुछ कंपनसेशन आपको दिया जाता है। उस कंपनसेशन में से मैं मतलब मॉर्गेजी अपना मॉर्गेज जो अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए एंटाइटल हूँ, फुली या पार्टली। आगे बताया गया ये जो मेरे क्लेम है कौन से, जो रेवेन्यू और उसमें प्रॉपर्टी बिक गई या कंपलसरी एक्विजिशन हो गया प्रॉपर्टी का, उससे जो पैसा आया उसके ऊपर मेरा सबसे पहला क्लेम होगा। लेकिन अगर मुझसे पहले कोई एनकम्बरेंस है तो उसका मुझसे पहले क्लेम होगा, लेकिन अगर कोई एनकम्बरेंस नहीं है तो उस अमाउंट के ऊपर सबसे पहला चार्ज जो है वो मेरा ही होगा, वो मॉर्गेजी का ही होगा। अब आगे बात कर लेते हैं ऐसे मॉर्गेजी की जिसके पास उस प्रॉपर्टी की पोजीशन है, उसकी क्या क्या लायबिलिटीज़ होंगी। सेक्शन 72 के अंदर पढ़ा था कि कोई मॉर्गेजी है उसके पास उसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन है तो उसके राइट्स क्या होंगे। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, उसकी लायबिलिटीज़ क्या होंगी। इसमें बोला है कि अगर मॉर्गेज के चलते उस प्रॉपर्टी की पोजीशन मॉर्गेजी के पास आ जाती है, मॉर्गेजी उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ले लेता है, तो उसकी कुछ लायबिलिटीज़ है जो उसको फुलफिल करनी होंगी। सबसे पहले ये बोला गया है कि उसकी ये ड्यूटी होगी कि वो उस प्रॉपर्टी को इस तरीके से मैनेज करे जैसा एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी, एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, स्वयं की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, उसी तरह से आपको उस प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है। दूसरा, उस प्रॉपर्टी से अगर कोई रेंट या कोई प्रॉफिट अराइज होता है तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार बेस्ट उस प्रॉपर्टी का जितना भी रेंट है उसको आप कलेक्ट करेंगे। आगे बताया गया है कि अगर उस प्रॉपर्टी का कोई गवर्नमेंट का कोई रेवेन्यू बनता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, कोई रेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर देना होता है, कोई ड्यूटीज़ आपको फुलफिल करनी होती है, कोई ड्यूज़ हैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उस प्रॉपर्टी के जो भी ड्यूज़ हैं आप उनको भरेंगे। लेकिन अगर इसके कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी हो रखा है आपके बीच में, उस केस के अंदर आप उसका कोई रेंट या उसका कोई जो भी ड्यूज़ हैं उनको आप फुलफिल नहीं करेंगे, उनको आप नहीं भरेंगे। और इसमें यह भी बोला गया है कि अगर ऐसे कोई रेंट है जिसके एरियर के ऊपर, जिसको न भरने के ऊपर प्रॉपर्टी को समरली सोल्ड कर दिया जाता है, समरली उसको बेच दिया जाता है, तो उनको भी आप जल्द से जल्द भर देंगे। अब क्लॉज डी के अंदर ये बोला गया है कि उस प्रॉपर्टी से अगर कोई आपके पास रेंट या प्रॉफिट आ रहा है तो उसमें से उस प्रॉपर्टी के जितने भी नेसेसरी रिपेयर्स है ना उनको भी आप कराएंगे। लेकिन नेसेसरी रिपेयर आप तब कराएंगे जब क्लॉज सी में बताया गया गवर्नमेंट के रेवेन्यू, रेंट जितने भी उनको आपने पे कर दिया है और उसके बाद भी आपके पास पैसे बच गए तो उन पैसों में से जितने भी नेसेसरी रिपेयर हैं प्रॉपर्टी के आप कर देंगे।
उसके अंदर बात ये बोला गया है कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन हो या प्रॉपर्टी को परमानेंटली इंजरी हो जाए। फिर आगे बताया गया है कि आप जो इंश्योरेंस पैसा मिला है आपको प्रॉपर्टी में से, अगर प्रॉपर्टी में कोई लॉस हुआ और आपको इंश्योरेंस पैसा मिल गया है तो उस प्रॉपर्टी को रीइंस्टेट करने में, वापस रिहेबिलिटेट करने में, वापस उसको सही रिपेयर कराने में उस पैसों को आप लगाएंगे। फिर उस प्रॉपर्टी से आपको जितने भी रेंट, जितने भी प्रॉफिट मिल रहे हैं उसका आप एक प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर एक रजिस्टर बना के रखेंगे, और जितना भी आपने खर्चा कराया उसका भी एक प्रॉपर अकाउंट आप बना के रखेंगे। ये आपकी ड्यूटी होगी। फिर क्लॉज एच के अंदर बताया गया है कि आप उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रही है उसको कैसे खर्च करेंगे, किस चीज़ में लगाएंगे। सबसे पहले बताया गया है कि उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए जो भी आपने प्रॉपरली एक्सपेंसेस किए हैं उसमें आप लगा देंगे। फिर रेंट और प्रॉफिट को कलेक्ट करने में भी आपका कुछ खर्चा हो सकता है, उसमें आप लगाएंगे। और क्लॉज सी और डी में बताए गए जो भी बातें हैं उनमें आप खर्च करेंगे उनको। उसके बाद में इन अमाउंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट लगता है तो उसके अंदर आप उस इनकम को खर्च करेंगे। फिर सरप्लस जो भी बचा उसमें से प्रिंसिपल मनी के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट बनता है तो उसको आप भर देंगे। उसके बाद में प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है उसको आप भर देंगे, उसमें आप पैसे लगा देंगे। फिर ये आपकी ड्यूटी है कि उस अमाउंट में से जितना भी सरप्लस बचा है वो आप मॉर्गेज तक पहुंचा दें। अंत में बताया गया है कि अगर मॉर्गेजर उस मॉर्गेज मनी को टेंडर करता है या उसको दे देता है तो मॉर्गेज जो है ना उस अमाउंट को रिसीव कर लेगा और उसने जितना भी पैसा रिसीव करा है उस मॉर्गेज प्रॉपर्टी के इनकम में से उन सब की रिसिप्ट देगा, उन सब का हिसाब उसको देगा। और जिस तारीख को उसने पैसा ले लिया है उस मॉर्गेजर से उसके बाद में जितना भी एक्सपेंसेस वो कर रहा है वो उस अमाउंट में से डिडक्ट नहीं करेगा, वो इनकम में से कम करने के लिए एंटाइटल नहीं होगा। एंड में बताया गया है कि अगर उसकी वजह से कोई लॉस होता है, उसके जो ड्यूटीज है उसको फुलफिल उसने नहीं किया और उस वजह से अगर कोई लॉस होता है, कोई नुकसान होता है तो उसके लिए भी वो स्वयं ही जिम्मेवार होगा। अब सेक्शन 77 के अंदर ये बताया गया है कि सेक्शन 76 के क्लॉज बी, डी, जी और एच में लिखी हुई बातों का कोई मतलब नहीं होगा, वो लागू नहीं होगी। कब? जब मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि उस प्रॉपर्टी से जितना भी अमाउंट आ रहा है, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है, इनकम हो रही है, उसको आप लगाएंगे आपकी मॉर्गेज मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है ना उसमें आप भरेंगे, या फिर मॉर्गेज मनी के इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल अमाउंट का जितना भी थोड़ा पोर्शन है उसमें आप भरने में लगाएंगे। मतलब मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी की इनकम का जितना भी पैसा आ रहा है आप उसको मॉर्गेज मनी के ऊपर इंटरेस्ट जो आप ऊपर लगा रहे हो ना उसके अंदर भरते रहोगे, उसमें आप डालते रहोगे, या फिर इंटरेस्ट या मॉर्गेज मनी का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से आप डिडक्ट करते रहोगे उस इनकम को। तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 76 के क्लॉज बी, डी, जी और एच में लिखी हुई बातें रद्द हो जाएगी, उनका कोई मायना नहीं रहेगा। वहाँ पे मॉर्गेजी उन क्लॉजेस के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, पैसे खर्च नहीं कर पाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं एक रूल ऑफ प्रायोरिटी होता है। रूल ऑफ प्रायोरिटी के अंदर होता ये है कि जो ट्रांसफ़र पहले हुआ है उसको चुकाने में प्रायोरिटी पहले मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति ने 2 ट्रांसफ़र करे हैं तो जो प्रायर ट्रांसफ़र होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र के ऊपर। अगर किसी ने एक व्यक्ति से उधार लिया है तो पहले उस व्यक्ति का उधार चुकाने की इक्विटी पूरी की जाएगी, उसके बाद में जिस व्यक्ति से उसने उधार लिया है उसको चुकाया जाएगा। ये होता है रूल ऑफ प्रायोरिटी। अब रूल ऑफ प्रायोरिटी के 2 एक्सेप्शन ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दिए हुए हैं, सेक्शन 78 एंड सेक्शन 79। पहले बात कर लेते हैं हम सेक्शन 78 की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बताया गया है कि अगर प्रायर मॉर्गेजी के फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेग्लेक्ट की वजह से किसी दूसरे व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी लेके मॉर्गेज दे दिया है तो ऐसे केस के अंदर जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है ना वो प्रिवेल करेगा प्रायर मॉर्गेजी के ऊपर। मतलब सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का जो राइट है मॉर्गेज अमाउंट लेने का वो प्रिवेल करेगा प्रायर जो मॉर्गेजी था उसके ऊपर, क्योंकि उसकी गलती की वजह से सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी ने भी मॉर्गेज पे पैसा दे दिया है। अब बात करते हैं हम सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है तो साथ साथ पढ़ती रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। सेक्शन 79 के अंदर बैरेक्ट में लिखा है कि इफ़ ए मॉर्गेज मेड टू सिक्योर ए फ्यूचर एडवांस, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट और द बैलेंस ऑफ ए रनिंग अकाउंट। इसमें बोला है कि अगर कोई मॉर्गेज किया गया है जिसको फ्यूचर एडवांसेस के लिए या फिर किसी एंगेजमेंट की फुलफिलमेंट के लिए या फिर किसी रनिंग अकाउंट के लिए किया गया है अगर मॉर्गेज, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि अगर ऐसे मॉर्गेज के अंदर एक एक्सप्रेस की गई है एक मैक्सिमम लिमिट एक्सप्रेस की गई है कि इतने पैसे का हम एडवांस लेंगे या एंगेजमेंट के इतने पैसे लेंगे या फिर एक रनिंग अकाउंट में इतने पैसे का हमारा बैलेंस रहेगा, ठीक है। उसमें इतना अमाउंट हम सिक्योर कर रहे हैं मैक्सिमम।
उस पर ये कह रहा है कि उसके बाद में अगर कोई सब्सिक्वेंट मॉर्गेज की जाती है, उस प्रायर मॉर्गेज के बाद में कोई सब्सिक्वेंट मॉर्गेज की जाती है और सेम प्रॉपर्टी के ऊपर अगर की जाती है, और अगर उसको प्रायर मॉर्गेज की ऐसी नोटिस थी, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी को प्रायर मॉर्गेजी की ऐसे कोई नोटिस थी कि इन्होंने कोई मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर रखा है, प्रायर एक मॉर्गेज हो रखा है, उसके बाद में जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज है ना उसको पोस्टपोन रखा जाएगा और उसको वापस जो पैसे लेने का जो राइट है सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी का उसको पोस्टपोन रखा जाएगा। कब तक के लिए? जब तक कि प्रायर मॉर्गेज पूरा नहीं हो जाता, जब तक प्रायर मॉर्गेज के पैसे पूरे नहीं दे दिए जाते। लेकिन ये लिमिट जो है ना, लिमिट एक्सीड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे बोला गया है कि प्रायर मॉर्गेज को तब तक प्रेफरेंस दी जाएगी जब तक कि उसका जो मॉर्गेज है ना वो उस मैक्सिमम लिमिट के अंदर आता है, ठीक है। और उसके बाद में बोला है कि ऐसा जो मॉर्गेज किया गया है ना, भले ही वो सब्सिक्वेंट मॉर्गेज की नोटिस के साथ में किया गया हो या नहीं किया गया हो। इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर मैंने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी ए को और मैंने उससे एक मैक्सिमम लिमिट सेट कर ली 10,000 रुपये की, ठीक है। मैंने उससे अभी 5,000 रुपये ही लिए, लिमिट भाई 10,000 रुपये की तय है, अभी भी 5,000 रुपये बाकी है मेरे उससे लेना, ठीक है। अब मैंने सब्सिक्वेंटली उसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया बी को इस बात का नोटिस था कि ए और मेरे बीच में ये मॉर्गेज हो रखा है और एक लिमिट हमने फिक्स कर रखी है, उसमें अभी भी 5,000 रुपये बाकी है जो मैं उससे मॉर्गेज पे और ले सकता हूँ, ठीक है। सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी से मैंने पैसे ले लिए, वो भी ठीक है। अब इसके बाद में जो प्रायर मॉर्गेजी था ए से जो 5,000 रुपये थे ना वो भी मैंने ए से ले लिए कि ठीक है अभी लिमिट के जो 5,000 रुपये बचे वो भी मैं आपसे ले लेता हूँ, और मैंने आपसे पहले जो सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी है बी, मैंने उससे भी पैसे ले रखे हैं, ठीक है। बी को ए के प्रायर जो मॉर्गेज है उसकी नोटिस है, और ए को जो बी को बाद में जो मॉर्गेज ली गई है प्रॉपर्टी उसका भी मॉर्गेज का भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि अगर मैंने लिमिट के अंदर ए से जितनी लिमिट तय करी थी उस लिमिट के अंदर अगर मैंने उससे मॉर्गेज लिया है, भले ही वो बी से लिए हुए मॉर्गेज के बाद में लिया है, तब भी ए के मॉर्गेज को प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पे ये बोला है कि अगर ए से बचे हुए 5,000 रुपये जो थे उसका नोटिस बी को था और मैंने लिमिट के अंदर ही रहकर बी के मॉर्गेज के बाद ए से वापस मॉर्गेज पे लिया है पैसा, तो जो ए का जो मॉर्गेज है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी बी के मॉर्गेज के ऊपर। लेकिन अगर मैंने लिमिट एक्सीड कर दी, जैसे मेरे को लेने थे 5,000 रुपये और मैंने बाद में उससे 7,000 रुपये का ले लिया मॉर्गेज, तो पहले चुकाए जाएंगे ए के 5,000 प्लस 5,000 रुपये जो कि लिमिट के अंदर आते हैं, फिर बी से जो मैंने मॉर्गेज लिया था वो चुकाया जाएगा, और फिर जो बचा हुआ एक्स्ट्रा 2,000 रुपये का बैलेंस है वो बी के मॉर्गेज के बाद में ही चुकाया जाएगा। इसमें यही है कि जो मैक्सिमम लिमिट है तब तक के लिए आप भले ही बाद में भी लो मॉर्गेज, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, लिमिट से ज़्यादा आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मॉर्गेजी के राइट्स एंड लायबिलिटी से जुड़े हुए बाकी जितने सेक्शन हैं उनकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने पहले की जितनी भी वीडियोज़ है उनका लिंक दिया हुआ है, उनको देखें। जय हिंद, जय भारत।